नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मई 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों में हुए उस ऐतिहासिक बदलाव की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह पूरा विश्लेषण पूरी तरह से हालिया डेटा, ऐतिहासिक संदर्भ और हमारी स्रोत सामग्री में दिए गए फैक्ट्स पर आधारित है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर 15 साल पुराना एक बिल्कुल अजैसा दिखने वाला राजनीतिक किला अचानक भरभराकर कैसे गिर गया। तो चलिए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं और उन सभी रणनीतियों और टर्निंग पॉइंट्स को डिकोड करते हैं जिन्होंने एक पूरे राज्य की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं से गुजरेंगे: जाइंट किलर का उदय, सिंडिकेट राज का दौर, आरजी कर टर्निंग पॉइंट, मुफ्तखोरी का अर्थशास्त्र, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक और अंत में 2026 के वो ऐतिहासिक नतीजे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जायंट किलर का उदय। देखते हैं कि इस राजनीतिक आंदोलन की नींव आखिर कैसे पड़ी। ममता बनर्जी का सफर वाकई किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1984 में एक कद्दावर कम्युनिस्ट नेता को हराने से लेकर 2006 में सिंगुर और नंदीग्राम के ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने तक उन्होंने जमीन पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत की। और इसी जुझारूपन के बम पर 2011 में उन्होंने 34 साल के लंबे वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था। उनके इस शुरुआती शासन की जान था उनका वो मशहूर नारा, माँ, माटी, मानुष। ये कोई खोखला नारा नहीं था, बल्कि कन्याश्री और लक्ष्मीर भंडार जैसी योजनाओं के जरिए उन्होंने ग्रामीण वोटर्स के साथ एक बहुत गहरा भावनात्मक कनेक्शन बनाया था। लेकिन फिर आता है हमारा दूसरा भाग, सिंडिकेट राज का दौर। यहीं से प्रशासन पर भ्रष्टाचार और सिस्टम के खोखलेपन के गंभीर आरोप शुरू होते हैं। जरा इस 50 करोड़ के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। जब एसएससी भर्ती घोटाले की जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसियों को पूर्व शिक्षा मंत्री और उनके करीबियों के घरों से कैश का सचमुच एक पहाड़ मिला था। ये साफ दिखाता था कि कैसे मेरिट को किनारे करके धड़ल्ले से नौकरियां बेची जा रही थीं। और इसी का नतीजा था कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त और अभूतपूर्व कदम उठाया। अदालत ने एक ही झटके में 25,753 टीचिंग और नॉन टीचिंग नौकरियों को रद्द कर दिया। सोचिए, इस एक फैसले ने राज्य के बेरोजगार युवाओं की नज़रों में प्रशासन की साख को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे संवेदनशील हिस्से की तरफ, आर के टर्निंग पॉइंट, जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। 2024 की आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वो दिल दहला देने वाली घटना, एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए उस जघन्य अपराध और उसके बाद प्रशासन की कथित लीपापोती ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। महिलाएं भारी तादाद में सड़कों पर उतर आईं और यही वो आक्रोश था जिसके चलते विपक्ष ने 2026 के चुनाव में सीधा पीड़िता की मां को ही एक शक्तिशाली उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया। अब आते हैं चौथे भाग पर, मुफ्तखोरी की संस्कृति का अर्थशास्त्र। चलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक नजरिए से समझते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सिर्फ 15 साल के अंदर राज्य का कर्ज सीधा 3 गुना हो गया। 2011 में जो कर्ज लगभग 2 लाख करोड़ था, वह 2026 आते आते 6 लाख करोड़ को पार कर गया। विश्लेषक बताते हैं कि ये बिना कोई इंडस्ट्री लगाए सिर्फ लोक लुभावन फ्रीबीज पर अंधाधुंध पैसा बहाने का सीधा नतीजा था। और अगर इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर समझें तो भारत के 12 राज्य मिलकर ऐसी मुफ्त योजनाओं पर सालाना 1,68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लुटा रहे हैं। तुलना के लिए बता दूं, हमारे देश के पूरे रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ का बजट सिर्फ 26,800 करोड़ है। मतलब हम रिसर्च से 6 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बांट रहे हैं, जो राज्यों को श्रीलंका जैसे खतरनाक कर्ज के जाल में धकेल रहा है। चलिए अब 5वें हिस्से का रुख करते हैं और देखते हैं बीजेपी का चुनावी मास्टर स्ट्रोक और उनकी अचूक रणनीति। ये 90 लाख का नंबर चुनाव में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को साफ करने का अभियान चलाया, जिसके तहत 90 लाख संदिग्ध नाम हटा दिए गए। इससे राज्य के मतदाता आधार में 12% की भारी कमी आई और जो स्थानीय स्तर पर फर्जी वोटिंग या बूथ कैप्चरिंग का पूरा नेटवर्क था, उसकी कमर ही टूट गई। इसके बाद जमीन पर उतरी पन्ना प्रमुख की बेहद कमाल की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति। राज्य के 44,000 बूथों के लिए वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने पर एक कार्यकर्ता बिठाया गया। हर पन्ने में सिर्फ 15-20 घर होते हैं। इस तरह उन्होंने लोकल सिंडिकेट को बाईपास करके सीधे वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाई और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया।
इस तगड़े ग्राउंड गेम के साथ साथ विपक्ष का घोषणा पत्र भी बिल्कुल निशाने पर लगा। इसमें 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा था, युवाओं के रोजगार के लिए फिर से औद्योगिकरण का प्लान था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड बनाने का संकल्प था और साथ ही सीएए और यूसीसी को सख्ती से लागू करने का भरोसा भी दिया गया था। एक और बहुत बड़ा फैक्टर रहा एजेपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी का उभरना। 2021 में सत्ता पक्ष को जो अल्पसंख्यक वोट एकमुश्त मिला था, वो 2026 में मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे अहम जिलों में बुरी तरह बढ़ गया और वोट के इस बंटवारे ने विपक्ष के लिए जीत का रास्ता एकदम साफ कर दिया। और फाइनली हम पहुंचते हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, 2026 चुनाव के ऐतिहासिक नतीजे, एक बदलते युग का चरम बिंदु। आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 2021 में सिर्फ 77 सीटें जीतने वाला विपक्ष 2026 में 206 सीटों के स्पष्ट बहुमत के साथ एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। वहीं सत्ताधारी पार्टी 214 से गिरकर सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये 15 साल के एक छत्र राज का पूरी तरह से अंत था। विपक्ष ने लगभग 46% वोट शेयर पर कब्जा किया और सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि उन्होंने उन शहरी इलाकों में भी सेंध लगा दी जिन्हें कभी सत्ता पक्ष का अभेद्य खिला माना जाता था। जनता का मिजाज साफ तौर पर बदल चुका था। और इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला उलटफेर हुआ भवानीपुर सीट पर, जहां राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री को उनके ही पुराने साथी ने 15,105 वोटों के अंतर से उनके ही गढ़ में हरा दिया। ये हार अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। हमारे सोर्स इस बात को बहुत सटीक तरीके से रखते हैं कि ये चुनाव सिर्फ एक हार जीत नहीं था, ये सिंडिकेट राज की स्पष्ट अस्वीकृति थी। भ्रष्टाचार, घोटालों और हिंसा को लेकर जनता की हताशा अंततः उन अस्थायी मुफ्त योजनाओं के लालच पर भारी पड़ गई। तो अब जब इस बड़े राजनीतिक भूकंप के बाद धूल छट रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 2026 का ये चुनाव पूरे देश में मुफ्त की राजनीति के अंत का संकेत है, या फिर ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बिल्कुल नई चुनावी रणनीति की शुरुआत है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।